ये कहानी एक ऐसी नाव की कहानी है जिसे एक मुल्क के लोग घोस्ट बोट के नाम से जानते थे। एक भूतिया नाव। और सिर्फ इस नाम से जानते ही नहीं थे, बल्कि सालों तक इस भूतिया नाव का डर, इस भूतिया नाव की दहशत उनके दिलों में बसी हुई थी, जिसके कारण उस मुल्क की जो गवर्नमेंट होती है वो इस भूतिया नाव के डर को निकालने के लिए अलग अलग तर्क देती है, अलग अलग थ्योरीज को अपनाती है और कई ऐसे वाक्यों को बताती है जिससे पूरी आवाम को ये लगे कि इस वाक्य में कोई भी सच्चाई नहीं, यानी ये कोई घोस्ट वोट नहीं है, बल्कि ये इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन इस कहानी में ऐसा मामला पाया गया था जिसके बाद वो पूरी आवाम, वो सारे तर्क, वो सारी बातें यकीन करने से कासिर थी। यानी वो इस बातों को यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये घोस्ट वोट नहीं बल्कि किसी और वजह से हो सकता है, जिसके पीछे वो पूरी गवर्नमेंट इस पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है इस डर को भगाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। आखिर में जाकर साल 2017 में इस पूरे मामले के पीछे की कहानी निकलकर सामने आती और घोस्ट बोट क्या थी और इसके पीछे का मामला क्या था, ये जब सबके सामने आता है तब जाकर पूरी आवाम को इस बात पर यकीन होता है। अब वो इस घोस्ट बोट की सच्चाई को जानकर काफ़ी हैरान भी होते हैं। कहानी एक ऐसे मुल्क की है जो मुल्क चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जापान। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसके चारों ओर समुद्र, और इसी चारों समुद्री तट में से एक तट नॉर्थ कोर, यानी नॉर्थ के साइड जो समुद्री तट पड़ता है, उसी तट पर कुछ नाव एक एक कर कुछ महीने, कुछ वक्त 6 महीने गुजरते हुए उस समुद्री तट के किनारे आकर लग जाती थी, जिसके बाद वहां के कुछ लोगों को नजर पड़ती, तो उनमें से कुछ लोग जब उस नाव के करीब जाते हैं तो देखते हैं कि इस नाव में इंसानी कंकाल पड़े हुए, कुछ हाथ के हिस्से अलग पड़े हुए, किसी के बॉडी के आधे हिस्से के कंकाल मौजूद हैं और आधे हिस्से के कंकाल गायब हैं। शुरुआती जब इस पे लोगों की नज़र पड़ी तो वो इसे नॉर्मल लिए कि शायद कोई घटना, जापानीज पब्लिक में से किसी के साथ ऐसी घटना घटी होगी। लेकिन फिर भी वो इलाके के लोग जिनकी नज़र उस नाव पे पहली मर्तबा पड़ती है, वो इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदा होते हैं और एक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो व्यक्ति कौन होगा और ये नाव कहाँ से आई होगी जिस पे कुछ कंकाल पड़े हुए। लेकिन ये सोच रखने वालों की तादाद बहुत ही कम थी, जिसके बाद लोग इस वाक्य को भूल जाते हैं। लेकिन साल 2000 में दोबारा से जब ये सिलसिला शुरू होता है और एक के बाद एक कुछ वक्त गुजरने के बाद वो नाव इस नॉर्थ कोर के समुद्री तट पर आकर लगती है और हर नाव में कोई ना कोई इंसानी कंकाल मौजूद होता है। इंसानी कंकाल के कुछ हिस्से उस नाव पे मौजूद होते हैं, जिसके बाद ये चर्चा उस पूरे मुल्क में यानी जापान में धीरे धीरे गर्म होने लगी। पहले ये चर्चा उस शहर से शुरू होती, शहर के लोग इस भूतिया नाव यानी इस नाव की कहानी से थोड़ा डरते हैं। धीरे धीरे जब ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ने लगा, उसके बाद ये चर्चा पूरे मुल्क में, पूरे जापान में गर्म हो जाती है और उसके बाद इस नाव को एक नाम दिया जाता है और वो नाम घोस्ट बोट होता है। यानी इस नाव को, जो मामला ये हो रहा था, इसे घोस्ट बोट का नाम दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये कोई ऐसी शक्ति है जो इन लोगों को निगलती है और उसके बाद बगैर किसी ड्राइवर के, बगैर किसी व्यक्ति के, ये नाव जापान के इस नॉर्थ कोर समुद्री तट पर आकर खड़ी हो जाती है। गिनती धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर इसके बाद कुछ एक्टिविस्ट इसके बारे में रिसर्च करने लगे, तो रिसर्च से पता ये चला कि साल 1972-71 के करीब सबसे पहले यहाँ पर एक नाव आकर रुकती है जिसमें कुछ इंसानी कंकाल मौजूद होते हैं। लेकिन इसके बाद यह सिलसिला कम होता है। फिर जब और तफ्तीश की जाती है, पता चलता है कि धीरे धीरे इसमें तादाद बढ़ने लगी और साल 2011 में जब इसकी गिनती तय की गई तो पता ये चला कि साल 2011 में टोटल 57 बोट, घोस्ट बोट यहाँ पर आकर रुकती है और हर नाव में इंसानी कंकाल के कुछ हिस्से मौजूद होते हैं। साल 2012 में इसकी तादाद 47 होती है, 47।
47 नाव उस समुद्री तट से करीब आते हैं और इसमें भी इंसानी कंकाल मौजूद होते हैं। 2013 में जब इसकी गिनती की गई तो ये गिनती बढ़कर 80 तक पहुंच गई। अब पूरे जो जापान के लोग थे वो इस घोस्ट बोट से दहशत में आ जाते हैं और ये डर खत्म करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट अलग अलग तर्क देती है, अलग अलग कहानी बताती है उनको। लेकिन मामला कुछ ऐसा होता है कि उस कहानी पर जापान के लोगों को यकीन ही नहीं होता। जापानीज गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते वो ये कहते हैं कि शायद ये कोई मछुआरे हो जो शिकार करने के लिए समुद्र में आए हो और इनकी नाव भटक गई हो, और ये भटकते हुए जापानीज नॉर्थ कोर पर आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जापानीज लोगों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मामला 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और साल दर साल इस गिनती में इजाफा होते जा रहा था। दूसरी चीज कि अगर कोई शिकारी समुद्र में शिकार करने आता है तो वो एक छोटी नाव के जरिए नहीं आएगा, वो एक बड़ी नाव के जरिए आएगा ताकि वो वापस भी जा सके। और दूसरी चीज, ये जो जापान का समुद्री इलाका है नॉर्थ कोर वाला, इसके बाद जो दूसरा मुल्क पड़ता है लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर, वो नॉर्थ कोरिया पड़ता है। नॉर्थ कोरिया, उसके बाद चाइना, फिर इधर साउथ कोरिया, ये मुल्क पड़ते हैं। लेकिन इन मुल्क में जापान से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी नॉर्थ कोरिया की और बाकी अलग अलग मुल्कों की यही 1000 प्लस और 1000 के आसपास की दूरी। और कोई भी मान लिया जाए कि अगर उस मुल्क से शिकार करने के लिए आ रहा है तो वो इतनी छोटी नाव में शिकार करने के लिए नहीं आएगा। दूसरी चीज कि अगर ये वहां से निकल रहे हैं तो ये गिनती धीरे धीरे इजाफा क्यों हो रही है, और ये कैसे संभव है कि ये नॉर्थ कोरिया के ही लोग। तो इसके पीछे कुछ जो रिसर्च करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, जब वो रिसर्च करते हैं तो इन सारी नाव में एक चीज कॉमन पाते हैं कि नाव में लाल कलर से कुछ चीजें लिखी हुई, और वो जिस लैंग्वेज में लिखी गई है वो लैंग्वेज नॉर्थ कोरियन है। उसके बाद ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है, जब उससे पढ़वाया जाता है तो पता ये चलता है कि वाकई में ये नाव नॉर्थ कोरिया की है। लेकिन इसके बावजूद जापानीज पब्लिक यानी जापान की जो आवाम होती वो इन सारी बातों पर यकीन नहीं करती और इसका दहशत, इसका डर अपने दिल में बैठाए रहती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसी बीच उसी समुद्री इलाके के करीब में जो बस्ती में लोग रहा करते थे, उन्हीं बस्ती में से 17 लोग गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जापान की गवर्नमेंट उन्हें खोजती है, तलाश करती है। लेकिन सालों बीत जाते हैं, इनका भी कोई पता नहीं चलता। इधर पब्लिक जो होती है वो घोस्ट बोट के डर में थी, इधर 17 लोग गायब हो जाते हैं। अब इसे भी उसी घोस्ट बोट से जोड़ के देखने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब जापानीज गवर्नमेंट परेशान थी कि आखिर ये मामला क्या है, कि धीरे धीरे गिनती बढ़ती जा रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। अब इसके पीछे वो अपनी तफ्तीश में जुट जाते हैं। तफ्तीश के दौरान कुछ ऑफिसर्स जब उस समुद्री तट पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति इस समुद्री तट पर अकेला घूम रहा है। उन्हें वो व्यक्ति संदिग्ध नजर आता है। वो उसके करीब जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो पता ये चलता है कि ये व्यक्ति जापान का ही रहने वाला है। उसका पासपोर्ट चेक करते हैं। पासपोर्ट चेक करते ही उन ऑफिसर्स को याद आता है कि ये व्यक्ति जापानीज तो है और ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो 17 लोगों में गायब हुआ है, उनमें से एक व्यक्ति। 17 लोगों में एक व्यक्ति यहाँ समुद्री तट पर मिल जाता है उन लोगों को। अब ये लोग खुश थे कि इनके जरिए बाकी के जो 16 लोग उनका भी पता चल जाएगा। और जब आगे इसकी तफ्तीश होती तो पता ये चलता है कि ये व्यक्ति जापानीज है ही नहीं, बल्कि ये नॉर्थ कोरियन है। और इसने उस व्यक्ति के पासपोर्ट पे अपनी तस्वीर लगाकर जापान आकर ये जासूसी करना चाह रहा था। यानी ये एक जासूस है। जिसके बाद पुलिस अब इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहती। धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करती और जानकारी इकट्ठा करने में उस नाव के बारे में भी बहुत सी जानकारियां मिलना शुरू हो जाती। यानी नॉर्थ कोरिया के इस व्यक्ति के बारे में जब पुलिस तफ्तीश करती है, जापानीज पुलिस, तो उस घोस्ट बोट के बारे में भी जानकारी मिलना शुरू हो जाती। और कहानी ये होती कि असल में वो जो 17 लोग गायब हुए थे, वो 17 लोगों को नॉर्थ कोरिया ने किडनैप किया था। और किडनैप भी इस वजह से किया था कि सिर्फ वो इन 17 लोगों के जरिए अपने कोरियन जासूस को जापानीज लैंग्वेज सिखा सके। यानी जापानीज लैंग्वेज सीखने के लिए पहले 17 लोगों को किडनैप करते हैं और किडनैप करने के बाद फिर उनसे जापानीज लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं। और उसी कोशिश में फिर जब
एक व्यक्ति सीख जाता है, सीखने के बाद वो पासपोर्ट पे अपनी तस्वीर लगाता है, तस्वीर लगाने के बाद फिर वो जापान आ जाता है, जिसके बाद वो गिरफ्तार होता है। तो इस गिरफ्तारी के बाद फिर वो पूरा जो घोस्ट बोट का मामला था वो सामने आता है, और उसके पीछे की कहानी ये होती है कि असल में जो जापान, नॉर्थ कोरिया और चाइना और साउथ कोरिया, ये जो समुद्री इलाका पूरा था, उस इलाके में एक फिश बहुत कॉमन थी और बहुत कीमती थी, और ज़्यादातर लोग उस फिश को खाना पसंद करते थे। इसी वजह से इस फिश का शिकार हर मुल्क अपने दायरे में, यानी जितना उनका इलाका होता, समुद्री इलाका, उस इलाके में शिकार किया करते थे। और इस फिश का नाम था फ्लाइंग क्विट। फ्लाइंग क्विट फिश, जिसका शिकार काफ़ी ज़्यादा था और वो उस समुद्री इलाके में ज़्यादा पाई जाती थी। नॉर्थ कोरिया अपने इलाके में शिकार करता, चाइना अपने इलाके में शिकार करता, और साउथ कोरिया अपने इलाके में शिकार करता, जापान अपने इलाके में शिकार करता। धीरे धीरे ये इस शिकार को आगे बढ़ाते जाते और लोग मछलियों को खाना पसंद करते थे। लेकिन चाइना में इस शिकार की जो तादाद थी वो ज़्यादा हो चुकी थी, और अब चाइनीज समुद्री जो इलाका था, उन इलाके में इस फिश की तादाद काफ़ी कम हो चुकी थी, यानी 70% इनकी आबादी घट चुकी थी। और अब चाइनीज लोगों को ये फिश खाने के लिए पर्याप्त फिश नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो नॉर्थ कोरिया से कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद उनसे ये इजाज़त लेते हैं कि वो नॉर्थ कोरिया में आकर इस फिश का शिकार करेंगे, और शिकार करने के बाद वो चाइना लेकर जाएंगे। कुछ पैसे का लेन देन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत चाइना नॉर्थ कोरिया आता है बड़ी शिप में, और वो नॉर्थ कोरिया के समुद्री इलाके से इस फिश का शिकार करता है, और शिकार करने के बाद फिर वो चाइना लेकर चला जाता है। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि जो नॉर्थ कोरिया के लोकल फिशर होते हैं, मछुआरे, उनको वो मछलियां मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि ज़्यादा तादाद में ये मछलियां चाइना लेकर चला जा रहा था। अब उसके बाद ये धीरे धीरे शिकार करते, लेकिन इनकी पूर्ति नहीं होती, तो ये अपने इलाके से धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, यानी नॉर्थ कोरिया की हद में जितनी समुंदर आती, ये उससे आगे बढ़ने लगे। और जब इसी मछली के शिकार करने में ये अपने एरिए से आगे बढ़ते, तो ये उसी छोटी नाव से समुद्री इलाके में जाते और इस मछली का शिकार करते। लेकिन इसका नुकसान ये होता कि मान लीजिए 40 बोट, 40 नाव निकली है शिकार पे, उनमें से वापस 32 नाव, 38 नाव, इस तरीके से नाव वापस आती, और बाकी 2 नाव, 8 नाव इस तरीके से गायब हो जाती थी। और ये नाव उन समुद्री लहरों के बीच धीरे धीरे गायब होती रही, और बीच में कोई शार्क मछली या कोई इस तरीके के जो शिकारी मछलियां होती, वो उनको शिकार बनाती, या फिर भूख और प्यास के जरिए उनकी मौत हो जाती। और ये वक्त इतना लगता कि धीरे धीरे ये कंकाल बन जाते, और कंकाल इस समुद्री लहर के जरिए जापानीज की नॉर्थ कोर तट पर जाकर ये नाव लगना शुरू हो जाती थी। सबसे पहले 1971 और 1972 के आसपास पहली नाव आकर लगी थी, और उसी के बाद इसमें जो तादाद में इजाफा होता गया, साल 2013 तक इसकी गिनती यानी साल के अंदर 80 हो चुकी थी, और उसके बाद ये और भी बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद इस मामले को जिन लोगों ने पता लगाया था, वो इस मामले को जापानीज लोगों के सामने रखते हैं, तब जाकर जापानीज लोगों को इस डर से राहत मिलती है। और वहीं ये जो सारा मामला था, वो मामला नॉर्थ कोरिया को और चाइना को भी पता था, यानी नॉर्थ कोरिया और चाइना को ये बात मालूम थी कि वो जब इस मछली का शिकार कर रहे हैं, तो छोटे मछुआरे इस मछली का शिकार करने के लिए अपनी हद से बाहर जा रहे हैं, और उन्हीं बाहर जाने की वजह से उनकी मौतें हो रही, और रोज़ 2 नाव 3 नाव गायब होती जा रही, और वो जापानीज तट पर जाकर लगती, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी दहशत में हो रहे थे। और इसकी जानकारी यूएनओ और एक और जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी, उसने इसकी जांच की, और जांच के बाद इसका रिजल्ट जब सामने आया, तो पता है कि इसके बारे में चाइना और नॉर्थ कोरिया को पता था। उन्होंने इस बात को अपने अंदर छिपाए रखा था। उस वक्त जो जॉन किम उन है, उसके पिता वहाँ के बादशाह थे, जिनका नाम जॉन किम इन है। इनकी हुकूमत में ये सारा मामला होता है। जासूस का भी मामला उसी वक्त हो रहा था, और ये मछुआरे भी नॉर्थ कोरिया से बहकर जापानीज तट पर आया करते थे। जब ये मामला साल 2017 में सबके सामने आया, तब जाकर जापानीज लोगों का डर उनके दिल से गया, और वो दोबारा से उस इलाके में आबाद होने लगे और उस इलाके में बसने लगे थे। ये थी आज की कहानी।
इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।